जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं सर जी? आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीति प्रक्रिया। न्यू बैच है आप लोगों का 2025 के लिए, ठीक है। देखें, इसके पहले मैंने आपके ये मॉडल पेपर 4 है, क्लास 4 है। इसके पहले मैंने आपको 3 मॉडल पेपर दिए हैं। मैंने जितने भी मॉडल पेपर दिए हैं सभी में अलग अलग क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि एक ही मॉडल पेपर में आपके सभी क्वेश्चन रखे गए हैं, नहीं, सब में अलग अलग क्वेश्चन है और सब में अलग अलग प्रीवियस ईयर में पूछे पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और इसमें बात करते हैं, आपका जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इनका पेपर कोड है POL 201। बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का इनका जो पेपर होने वाला है DDU यूनिवर्सिटी का POL 201 है, ठीक है। तो अब 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। अब एग्जाम की बात करते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में MCQ एग्जाम होंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 30 नवंबर को आप लोगों का एग्जाम है। कितने? 30 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आगरा में आप लोगों का एग्जाम है। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं, प्लीज़ इस क्लास को बाकी बच्चों के साथ जरूर साझा करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जितने भी मॉडल पेपर मैंने दिए हैं सभी को देख लीजिएगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप लोग आकर के कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। और बात करते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में अभी कोई डेट शीट तो नहीं आई है। माँ सगुम्बारी यूनिवर्सिटी में MCQ एग्जाम होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में ऑल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उससे अफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखेंगे। बाकी और कॉलेज में आपके जहाँ माइनर एग्जाम होते हैं, जैसे माइनर एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम होते हैं, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है। और इसमें आपका बात करें लखनऊ यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, BU झांसी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, BU है, BHU है, ठीक है। जैसे महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी जो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, जहाँ भी पूरे उत्तर प्रदेश में या उससे अफिलेटेड कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मैंने पहले चले। अगला प्रश्न इसमें क्या है, 2023 में अभी प्रश्न पूछा था, दबाव समूह जो होते हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं? तो यह संवैधानिक साधन अपनाते हैं और गैर संवैधानिक साधन भी अपनाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सभी 23 में अभी पूछा गया था कि विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, वह विषय कौन सा है जिसमें चुनाव की अध्ययन की प्रक्रिया किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा सेफोलॉजी में, ठीक है। सेफोलॉजी वह विषय है जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न आपका पूछा गया था 2023 में, मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं वर्ग, धर्म और जाति, ये तीनों। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है, 2023 में क्वेश्चन पूछा था, भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? तो जो आपके योगेंद्र यादव जी हैं, इन्होंने भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किया। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो इसमें कुल आपकी महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखते चलेंगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब इस क्लास को रिकमेंड करता है, बाकी बच्चों के पास भेजता है, और कोई काम नहीं है लाइक का, तो लाइक भी कर देंगे, ठीक है। जो भी ये क्लास आप देख रहे हैं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नवा प्रश्न है, सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। सूचना के अधिकार है, ठीक है। यहाँ अधिकार होना चाहिए, टाइपिंग में गलती हो गई है, ध्यान रखेंगे। सूचना के अधिकार से लोग होते हैं, तो सूचना के अधिकार से लोग जागरूक होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है, जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है? तो इनका संबंध चिली देश से है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ये फेमस क्यों है, जनरल पिनोशे फेमस क्यों है? चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, ये फेमस क्यों है। इससे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जनरल आगस्टो पिनोशे ने 11 सितंबर 1973 को सैन्य तख्तापलट के जरिए चिली की सत्ता संभाली थी, ठीक है। इस तख्तापलट के जरिए उन्होंने वामपंथी सरकार को गिरा दिया और नागरिक शासन को खत्म कर दिया।
पिनोशे ने 11 दिसंबर 1974 को गणतंत्र के राष्ट्रपति का पद संभाला था। ठीक, साल 1989 के लोकतांत्रिक चुनावों के बाद उन्होंने 11 मार्च 1990 को राष्ट्रपति आयलवीन को सत्ता सौंप दी। ठीक है, बहुत ही फेमस है ये, जब आप आगे पढ़ेंगे ठीक है तो बहुत ही इनका नाम चर्चित रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुरक्षा का सूचक है? पंचायती राज, सामाजिक असमानता, अशिक्षा या कोई नहीं? तो इसमें से साथियों जो आपका पंचायती राज है ये क्या है? लोकतांत्रिक सुरक्षा का सूचक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, यानी एक प्रश्न यहीं पे मिल गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। ठीक, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था तो उसमें भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो वो महात्मा गांधी थे। 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। किसने की थी? सर ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपका बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर की पॉइंट दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सितंबर 1931 में। तीसरा और आखिरी गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पूछे जाते हैं। और ये सारे नोट्स और पीडीएफ आपको फ्री में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास के नीचे। ठीक है, क्लास के नीचे मैं ठीक पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल फ्री में सेंड कर देता हूं, आप लोग इसे यूज कर लेंगे। ठीक है, एक भी पैसा नहीं देना है, तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी रहती है वो टेलीग्राम ग्रुप में दी जाती है। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो टेलीग्राम ग्रुप में आप मैं अपना क्वेश्चन पेपर भी फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा, मैं आपको आंसर की दे दूंगा। हालांकि कोई बच्चा अभी तक भेजा नहीं है। ठीक है, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं भेजते हैं, ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है, ताराकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है? किससे संबंध है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कितनी आयु है? तो 18 वर्ष है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहा जाता है? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें आपका 17 नंबर प्रश्न है, उपचुनाव कराया जाता है 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या कभी भी करा दिया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, उपचुनाव को कभी भी करा दिया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो भारत की निर्वाचन पद्धति जो है ये आपका ब्रिटेन की, ठीक है, ब्रिटेन देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। सी ऑप्शन। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई हो रही है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, जो चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग, इसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? बिल्कुल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें अगला प्रश्न है आपका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इसकी नियुक्ति हो गया, ठीक है, और उसको उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जिसको चाहेगा उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना सकता है और उसके पद से उसको हटा भी सकता है। ठीक है, चलें 22 नंबर प्रश्न है आपका, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया? तो राजीव गांधी के शासनकाल में। ठीक है, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जब, तो इनके कार्यकाल में दल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलें प्रश्न नंबर 23 क्या है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, 300
56। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, अच्छा ये हुआ कब था, ये भी पूछता है, तो भैया ध्यान रखेंगे इसको। देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ठीक, आगे देखें। इस संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। इस संशोधन के बाद भारत का वर्णन संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। ठीक है, मजा आ गया। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, जिस राज्य का शासन किसी एक विशेष धर्म पर आधारित हो वह कहलाता है, क्या कहलाएगा? धर्म सापेक्ष कहलाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, सभी क्लासेस आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार ने सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए आरएएफ का गठन किया, कब किया था भैया? तो 1992 में, 1992 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अच्छा, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एकदम इस प्रश्न का मैंने ऑपरेशन कर दिया है। देखें, केंद्र सरकार ने सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है, आरएएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया था। किसने? केंद्र सरकार ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कब किया था? कब किया था भैया? 1992 में, 1992 में। ठीक है, किसने किया था? केंद्र सरकार ने। अब आके देखें, आरएएफ का मतलब पूछता है, तो इसका मतलब है द्रुत कार्य बल। ठीक है, द्रुत कार्य बल। यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की एक विशेष इकाई है। ठीक है, समझ में आ गया सर? आगे बताइए। आगे देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1991 को। ठीक है सर जी, आप तो 1992 बता रहे हैं, रुकिए ध्यान से सुनिए। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 7 अक्टूबर 1992 को इसे पूरी तरह से चालू किया गया। हाँ सर, अब समझ में आ गया कि 1992 क्यों ऑप्शन में दिया था। 1991 भी दे सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्थापना 11 दिसंबर 1991 को हुई थी, लेकिन इसे चालू पूरी तरह से किया गया था 7 अक्टूबर 1992 को। ठीक, आगे देखें। 1 जनवरी 2018 को इसमें 5 बटालियनें और जोड़ी गईं। ठीक है, 2017 में भारत सरकार ने नई दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में अतिरिक्त 5 बटालियनें मंजूर की थी। ठीक है, चलें, एकदम ऑपरेशन हो गया इसका। चले, एकदम मजा आ गया तो शेयर जरूर कर देंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चले, 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति संबंधी प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 17 में छुआछूत से संबंधित प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 17 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और एकदम मज़ा आ जाएगा। देखिए, अस्पृश्यता यानी छुआछूत से जुड़े कानून को मजबूत करने के लिए साल 1955 में संसद में अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, लेकिन साल 1976 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 कर दिया गया। ठीक, चलें, अगला प्रश्न क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अभी हर साल पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है? भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? सामाजिक समता का क्या अर्थ होता है भैया भारतीय संविधान में? तो इसका अर्थ होता है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? तो ये कहा था अर्नेस्ट बारकर ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है?
तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और क्या चीज़ लिया गया ऑस्ट्रेलिया से सर जी बताइए? देखिए, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जैसी व्यवस्थाएं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। सर मजा आ गया। चले तब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चले प्रश्न नंबर 32 है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब जोड़ा गया? बताइए कब जोड़ा गया था? 1976 में। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग की पॉइंट मिस मत करिए, अगर करेंगे तो भैया आप भी एग्जाम में भी आप मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो की पॉइंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसको मैंने आपको पढ़ाया ऊपर की पॉइंट में कि भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के जरिए। 2023 में यह पूछा गया है प्रश्न। चले अगला प्रश्न क्या है आपका? गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है, क्या है? तो देखिए, गठबंधन राजनीति में राष्ट्रीय एकता को हानि होती है, कमजोर सरकारें होती हैं, सरकारों में स्थायित्व तो नहीं होता है। ठीक है, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। किसने राजनीतिक दल को अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में परिभाषित किया? किसने किया है? तो रॉबर्ट मिशेल्स ने किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखें, जर्मन समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिशेल्स ने राजनीतिक दल को अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने यह बात अपनी किताब पॉलिटिकल पार्टीज में बताई थी। पूछता है एग्जाम में, पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक किसकी है? रॉबर्ट मिशेल्स की है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है आपका, दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य किसने कहा है? बताइए, दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य किसने कहा भैया? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, S.E. फाइनर ने। इनका पूरा नाम क्या है? सैमुअल एडवर्ड फाइनर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 36 है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? यानी दल व्यवस्था माने जो चुनाव लड़ते हैं वो वाला दल। ठीक है, एक दलीय है, बहुदलीय है, सॉरी द्विदलीय है या फिर बहुदलीय है? तो ये बहुदलीय है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो देखिए, केरल राज्य में सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भारत में साम्यवादी जो सरकार की स्थापना हुई थी केरल में हुई थी। सी ऑप्शन राइट है। पूछता है साम्यवादी सरकार की स्थापना, ठीक है, भारत में किस प्रांत में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में। तो किस सन में हुई थी और किसने करी थी, यह भी पूछता है भैया। तो चले सर जी बता दिए हैं, हमारा उत्तर गलत नहीं होगा। देखें, भारत में सबसे पहले केरल में 1957 में साम्यवादी सरकार बनी थी। EMS नंबूदरीपाद के नेतृत्व में इस सरकार का गठन हुआ था। ठीक, यह दुनिया की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी। ठीक है, चलें अगला प्रश्न इसमें क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया बताइए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बी ऑप्शन राइट है। चले अगला प्रश्न क्या है आपका? किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? किस समिति में भैया? बिल्कुल, देखें, लोक लेखा समिति हो गया, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति हो गया, सरकार की आश्वासन से जो समिति बनती है, ये सभी समितियां जो हैं राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन आंकलन समिति जो है ये राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, निगेटिव प्रश्न में आपके 3 सही होते हैं और 1 गलत होता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें अगला प्रश्न क्या है? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो इनको दर्जा दिया था 1993 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा 1993 में। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए साल 1992 में संविधान में 2 संशोधन किए गए। ठीक है, संशोधन कब किया गया था इनको अधिकार देने के लिए? 1992 में। ठीक, आगे देखें, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी 1992 को 24 अप्रैल ठीक 1993 से लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखें,
अब ये हो गया पंचायतों के लिए। नगर पालिका, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में 74वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। अच्छा, संविधान संशोधन 1992 को 1 जून 1993 से ये भी लागू किया गया था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला इसमें देखेंगे क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन, ठीक है, क्या राष्ट्रीय जल संसाधन भारत में, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसका फुल फॉर्म है, सॉरी ये शॉर्ट फॉर्म है इसका NWRC। इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत में ये राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत सरकार ने मार्च 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना की थी, ठीक। चलें, अगला प्रश्न क्या है आपका, आमंड एवं पावेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इनके अनुसार 3 मौलिक कर्तव्य हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने दी? प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा रॉबर्ट ब्लेक और जेन माउंट ने दी थी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, मैंने इसमें केवल आपका 70 प्रश्न रखा है, लेकिन आप लोग सोच के देखिए, जो मैं आपको की पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, क्या इसमें केवल 70 प्रश्न हो सकते हैं क्या? नहीं, ये 200-300 प्रश्नों से भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जो मैं आपको की पॉइंट देता हूँ, जितने भी प्रश्न आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। चलें, प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने दी थी? रॉबर्ट ब्लेक और जेन माउंट ने। अब इसमें भी आपको कई सारे प्रश्न बनेंगे, कैसे? देखिए, प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा रॉबर्ट ब्लेक और जेन माउंटन ने दी थी, ठीक है सर जी। उन्होंने 1960 के दशक में इसे विकसित किया था। पूछेगा, प्रबंधकीय ग्रिड की जो अवधारणा है, इसको विकसित कब किया गया था? 1960 के दशक में। किसने करी थी भैया? रॉबर्ट ब्लेक और जेन माउंटन ने, ठीक। इस मॉडल को उन्होंने अपनी किताब द मैनेजरियल ग्रिड द की टू लीडरशिप एक्सीलेंस में बताया था, ठीक है। चले, ये किताब भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस किताब के लेखक कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलें, अब प्रश्न नंबर 45 क्या है आपका, स्वतंत्र भारत का संविधान किस निकाय ने बनाया था? बताइए, स्वतंत्र भारत का संविधान किस निकाय ने बनाया था? मसौदा समिति ने, संविधान सभा ने, संघ संविधान समिति ने, या फिर एक कार्य समिति ने? किसने बनाई थी भारत स्वतंत्र भारत का संविधान निकाय? बताइए भैया, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मसौदा समिति ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ कई सारे प्रश्न बनेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर साल प्रश्न आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, संविधान सभा के कुछ प्रमुख सदस्यों और उनके नेतृत्व वाली समितियाँ, ठीक है। मसौदा समिति का नेतृत्व किसने किया था? ये तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और पूछा जाता है संघ शक्ति समिति की, संघ समिति सदस्यों की जो समिति है और केंद्रीय संविधान समिति है, इसकी अध्यक्षता या फिर इसकी नेतृत्व किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति जो है, इसकी नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक। चलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 46 क्या है, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते? बताइए, संगोष्ठी तरीका अपनाते हैं, प्रचार भी अपनाते हैं, लॉबिंग भी करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये चुनाव नहीं लड़ते हैं दबाव समूह, ये बात ध्यान रखेंगे। बस ये अपने पार्टी के लिए चोरी चोरी काम करते हैं, पैसा बांटते हैं, यही सब करते हैं, ये सब, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 47 है, संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल 3 सूचियां हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी? पहला संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची, ठीक है। PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सब फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 48 क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 29 में और अनुच्छेद 30 में, दोनों में दिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है,
दोनों करेक्ट हैं। सर जी दोनों के बारे में बता दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे, देखिएगा। देखिए, अनुच्छेद 29 फर्स्ट, इसके मुताबिक भारत के किसी भी राज्य में रहने वाले किसी भी समुदाय के लोगों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 क्या है? तो अनुच्छेद 30 फर्स्ट जो है, इसके मुताबिक भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है सर, समझ में आया। आगे बढ़े तब। चले, प्रश्न नंबर 49 क्या है? बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य में उठ रही है? बोडोलैंड की मांग किस राज्य में उठ रही है? असम में। सर जी बोडोलैंड की मांग क्या है? ये भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है, ये तो समझ में आ गया सर। तो बोडोलैंड की मांग क्या है? चले देखिएगा, आपके दिमाग में प्रश्न आया तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जो बोडोलैंड है, देखिए ये बोडोलैंड क्या है? तो ये एक बोडो समुदाय है। ठीक है, बोडो समुदाय की मांगों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स के बीच 10 फरवरी 2003 को एक समझौता हुआ था इनके बीच में। ठीक है, समझौता क्या था सर? तो इस समझौते के तहत असम के 4 जिलों को जोड़कर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी बनाया गया। इन जिलों के नाम क्या हैं? कोकराझार, ठीक है, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी। ठीक है, बीटीसी असम का एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह 6ठी अनुसूची के तहत शासित है। ये बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चले अगला प्रश्न है इसमें, भारतीय संविधान सभा का निर्माण 1946 में किस आधार पर हुआ था? वेवेल योजना के आधार पर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, भारतीय स्वतंत्रता योजना के आधार पर, किस पर? भारतीय संविधान सभा का निर्माण 1946 में किस आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, खास करके जिनका एग्जाम चल रहा है। जैसे भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बच्चे क्लास देखकर चले जाते हैं लेकिन क्वेश्चन पेपर नहीं भेजते हैं, जरूर भेज दीजिएगा, मैं आंसर की बता दूंगा। ठीक है, योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका भी ऑपरेशन कर देंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। इस आप जो ये जो प्रश्न है योजना आयोग, इसका ऑपरेशन करने वाले हैं, ऐसा बताएंगे कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, पहले ये जान लीजिए कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। सर जी ये याद हो गया, आगे बताइए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो आगे क्या है? देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। ठीक है, पूछता है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चले अगला प्रश्न क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के पुनः निर्माण और विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। 1951 में, 1951 में, 52 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, शिशु सुरक्षा के संगठन है, यूनिसेफ बना है शिशु सुरक्षा के लिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है और कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट है। ये सभी बच्चों का संरक्षण करते हैं। ठीक है, संगठन करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है सभी। अगला प्रश्न क्या है? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? बताइए, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलें देखिए, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 57 फर्स्ट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों को आपूर्ति एवं सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे देखें तब, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो या हेग में? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखें क्या है? किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाता है? 18 वर्ष के उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए प्रश्न नंबर आपका 57 क्या है, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं। प्रेजेंट टाइम में चेंज हो गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा 511 दिया है ऑप्शन में, तो 511 लगाएंगे क्योंकि पहले 511 था। तो अब कितना है सर जी, तो ध्यान दीजिएगा। भारतीय दंड दंड संहिता आईपीसी, क्या आईपीसी सेक्शन इतने के तहत ये कहा जाता है ना। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या 358 रह गई है। ठीक है, हो सकता है कुछ चेंज कर दिया गया हो, हालांकि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 58 क्या है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, ये किसने कहा है बताइए। ये स्टेटमेंट किसका है कि भारतीय स्वतंत्रता समय की गति और परिस्थितियों के दबाव का परिणाम थी। तो ये स्टेटमेंट है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है आपका, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा होता है। अवशिष्ट, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग केवल केंद्र के द्वारा होता है। केवल राज्य के द्वारा, केवल केंद्र के द्वारा, या दोनों के द्वारा। केवल केंद्र के द्वारा अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी होता क्या है अवशिष्ट शक्तियाँ, ये केंद्र द्वारा क्यों ही इसे लागू किया जाता है या फिर चलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग केंद्र सरकार करती है। भारत के अनुच्छेद 248 के मुताबिक जिन विषयों को संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न क्या है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक मैंने शुरू में बताया, ये ह्यूम है, बी ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। चलें, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है कि राजनीतिक दल तानाशाही से हमारी रक्षा का सबसे अच्छा साधन है। तो ये स्टेटमेंट है लास्की का, ये ऑप्शन आपका राइट है। लास्की का पूरा नाम क्या है, हेराल्ड लास्की इनको कहते हैं। ठीक है, चले, बलवंत राय मेहता समिति की स्थानीय स्वशासन के संबंध में क्या रिपोर्ट थी बताइए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी थी, त्रिस्तरीय ढांचा भी था, स्थानीय संस्थाओं को शक्तियों का हस्तांतरण भी था, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए 1959 में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत किस राज्य से की गई। पंचायती राज की संस्थाओं की शुरुआत 1959 में किस राज्य से की गई थी, राजस्थान से, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब की पॉइंट देखिएगा, आपके डाउट भी क्लियर होंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नंबर 66 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ध्यान रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान देने की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखेंगे, इसमें आपके कई सारे प्रश्न बनेंगे। देखें, भारतीय संविधान के 61वें संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान यानी 61वां संशोधन अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है। इन संशोधन से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, यह संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया था। ठीक है, जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है। इसमें अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय चुनावों में किस वर्ष से नोटा इनमें से कोई नहीं का उपयोग किया जा रहा है। तो 2013 से। अब नोटा क्या है सर जी, तो देखिए इस तरह से एक बना होता है, जब आप लोग वोट डालने जाते होंगे तो इस तरह से बना होता है। ठीक है, ये भाजपा का हो गया, ये कांग्रेस का हो गया, और ये सपा का हो गया, ये अदर्स का हो गया, नीचे रहेगा आपका, ठीक है, या फिर कहीं भी हो सकता है नोटा। नोटा यानी हम किसी को वोट नहीं देंगे, सब क्या है, सब के सब चोर हैं, हम किसी को वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो हम किसी को वोट नहीं देंगे तो हम नोटा दबा के चले आएंगे। ठीक है, हम किसी को नहीं देंगे भैया, किसी पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, सब के सब चोर हैं। ठीक है,
तो इस तरह से कितने होते हैं जो नोटा का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग भी चुनाव में अपना वोट डालना आपका अधिकार है, ये बात ध्यान रखेंगे, तो वोट भी आप लोग जरूर डालेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 68 है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है, किससे संबंधित है? शहरी निकाय से, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। जैसे भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसे नगरपालिका अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस संशोधन के जरिए नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उन्हें संविधान के न्यायसंगत हिस्से में लाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताइए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब ध्यान रखेंगे ये जोड़ा कब गया था, यह भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए जोड़ा गया था। यह अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ था, ठीक है। इस अधिनियम को नगरपालिका अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, मैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा, ठीक है। चले अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यानी राज्य के संवैधानिक प्रमुख, ठीक है, राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।